सुने होंगे कि गांव में अभियान चलाया गया और सबका साइन कराया गया और एक एप्लीकेशन पर साइन कराया गया। एक उदाहरण देखा जाए, मान लीजिए कि 100 लोग आपका वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड, तो कितने लोग लिखित रूप में मांग करें, साइन करें, तो ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। तो 100 में कम से कम कितना, 1/5, यानी कि 1/5 कितने लोग हो गए, यानी कि 100 वोटर है तो कम से कम 20 वोटर एक लेटर तैयार करके उसके नीचे क्या करें, साइन तो लेकर दे दें अधिकारी को। तो देने के कितने दिनों के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी, दिन। कैसे पढ़िए, बहुत जोर देकर पढ़ेंगे, दिमाग पर एकदम व्यवहारिक नाले लीजिए और यही सब लिखना है। क्योंकि भाई रट कर आप नहीं लिख सकते, जे एपीओ में रट कर लिख सकते हैं, ये में जो आपके दिमाग में बैठा रहेगा वही लिख पाएंगे, रट्टा मार कर नहीं लिख सकते। तो थोड़ा सतर्क रहिए, ज्यादा दिमाग में घुसाने का काम करिए ताकि दिमाग में पड़ा रहे। देखिए आगे भाई आपका अब अगला इसी में ग्राम सभा की समस्त बैठक का समय और स्थान नियत रीत से प्रकाशित किया जाएगा। इसका मतलब किस समय ग्राम सभा की बैठक होनी है और आपका किस स्थान पर होनी है, इसका प्रकाशन होता है नियत या उचित नियत तरीके से, यानी कि जैसा नियम बनाया गया है तो आपका प्रकाशन कैसे होता है, पेपर में छपवा दीजिए। पहला तरीका, ज्यादातर जो तरीका आप लोग गाँव में देखे होंगे कि एक आदमी डुबकी बजाते हुए जाता है और गली गली चिल्लाते हुए जाता है कि इस तारीख को इतने बजे इस स्थान पर ग्राम सभा की बैठक होने वाली है, अतः आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि सभी गांव के लोग वहां क्या करें, आए कि न आए, आए। हो गया प्रकाशन, और क्या डुबकी बजाकर हो गया, लाउडस्पीकर से चिल्ला दीजिए, कुछ भी तो करिए, पेपर में छपवा दीजिए, इश्तिहार लगा दीजिए आपका किवाड़ पर सबके, तो ये प्रकाशन किया जाएगा। अगला देखिए, अग्रेतर माने आगे। अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि यदि प्रधान यथा पूर्वोक्त बैठक बुलाने में चूक करे तो नियत प्राधिकारी नियत की जाने वाली अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुला सकता है। हमने आपको पहले ही बताया कि भाई आपका सरकार के अधिकारी ने मांग किया प्रधान जी से कि बैठक बुलाइए, या गांव के लोगों ने, कम से कम कितने लोगों ने मांग किया, 1/5 माने वोटरों ने मांग किया कि प्रधान जी बैठक बुलाइए, और प्रधान जी मांग के कितने दिन के अंदर बैठक नहीं बुलाए, 3 दिन। तो जो सरकार का है अधिकारी वह प्रधान से अब मतलब नहीं है, वह स्वतः बैठक बुला लेगा ग्राम सभा की और स्वतः बैठक कर लेगा। तो इस समय तो और खतरा है, कई जगह बैठक हो रही है तो उसी में विवाद हो जा रहा है, यानी पूरे अधिकारी हैं फिर भी लाठी डंडा गोली चल जा रही है, अब कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आपका किसान आंदोलन है, तो नेताओं के आपका बस में जनता नहीं है, यानी कि जो किसान नेता है वो कहे कि जो मैं कहूँगा वही जनता करेगी। तो आजकल के आंदोलन में कोई ये कहे नहीं मैं जो कहूँगा जनता करेगी, तो बस में नहीं है किसी के जनता, और उग्रता ज़्यादा है और शांति क्या है। और देखिए आप लाल किला पर कब्जा कर लिए भाई किसान, अब बस पीएम हाउस पर कब्जा कर लेते देश उनका हो जाता, एक ही तो बचा था, पीएम हाउस और संसद पर कब्जा कर लेते। जैसे हम समर्थक क्या किए थे, संसद पर कब्जा कर लिए। देखिए आगे भाई आपका ये पहला खंड आपका निपट गया। फिर एक बार पहले खंड को बता दिया जाए। देखिए आपके लिए ये कानून बिल्कुल नए होंगे, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि 2 बार 3 बार इसको बताया ताकि पहली बार में ही आपके समझ में आए। वैसे यूपी जे मेंस के पहले फिर एक बार हम पढ़ाएंगे, इसमें शक नहीं है,
कि एक बार में कम समझना है तो दोबारा पढ़े इसमें भी। तो देखिए फिर एक बार हम 1 मिनट में दोहरा दें। ग्राम सभा की बैठक और ग्राम सभा की परिभाषा 2G में दी गई है। ग्राम सभा की बैठक और कार्य की धारा में 11 में ग्राम सभा की सामान्यतः प्रतिवर्ष कितनी बैठक? 2 बैठक, एक खरीफ की फसल कटने के बाद और दूसरे रबी की। खरीफ की फसल कटने के बाद वाली बैठक को क्या कहा जाएगा? खरीफ की बैठक। रबी की फसल कटने के बाद रबी की बैठक, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधान। लेकिन नियत प्राधिकारी या ग्राम सभा के 1/5 लोग 1/5 सदस्य मांग कर सकते हैं कि विशेष बैठक बुलाई जाए, और ऐसी दशा में मांग किए जाने के कितने दिन के अंदर विशेष बैठक? 30 रखते रहे, कितने दिन? 30 दिन के अंदर बुलानी होगी। और अब आपका अगर प्रधान बैठक नहीं बुलाता तो नियत प्राधिकारी बैठक बुला सकता है। इस प्रकार पहला खंड हुआ। दूसरा देखिए, ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति, यानी कि दूसरा खंड चल रहा है। गणपूर्ति मतलब कोरम, कोरम कहा जाता है। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आपका की संख्या, सदस्यों की संख्या की 1/5 होगी, किंतु प्रतिबंध यह है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता न हो। तो कोरम, अब जानिए कोरम क्या होता है। यानी कि जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग उस गांव के वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, जब ये बैठक बुलाई जाएगी तो कम से कम कितने लोग रहेंगे तो बैठक में कोरम पूरा होगा। तो उस ग्राम सभा के कितने लोग, माने वोटर हैं, कितने 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 1/5, तो 100 पर ही निकाल लिया जाए। मान लीजिए ग्राम सभा में कुल वोटर 100 है, तो कितने लोग बैठक में आ जाएंगे तो बैठक आगे बढ़ेगी, कोरम पूरा, यानी कि कार्यवाही आगे बढ़ेगी। तो कम से कम कितने? 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हो गया? 20। फिर याद रखिए भाई, कोरम कितना होता है? तो ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम क्या है? तो ग्राम सभा के सदस्यों का कितना? 1/5, ये याद रखिए। अब ये समस्या है कि 100 है अगर वोटर, तो कितना वोटर जुट जाए उस स्थान पर? 1/5 माने 20। अगर मान लीजिए कि 1/5 से कम आपका लोग जुटे तो बैठक स्थगित की जाए, ये भी याद है। फिर एक बात समझिए, 1/5 से कम लोग जुटेंगे तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, पुनः बैठक बुलाई जाएगी दूसरी बार। अब समस्या ये है कि अगर दूसरी बार भी 1/5 से कम ही लोग जुटे तब क्या होगा? तब बैठक होगी, बैठक रोकी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कानून स्पष्ट करता है कि एक बार कोरम या गणपूर्ति के अभाव में यदि बैठक रोक दी गई है और पुनः बैठक बुलाई जा रही है तो चाहे कोरम हो या कोरम न हो, अब बैठक क्या होगी? तो कोरम का पढ़ लीजिए। कोरम पर जो आपको पढ़ना है यहाँ स्कोर लेट करके पढ़ा जाता है भाई। जैसे कि आपका लोकसभा का कोरम कितना है, यानी कि लोकसभा में कम से कम कितने सांसद रहेंगे तो लोकसभा चलेगी, कार्य करेगी। तो कम से कम कितने? 1/10, यानी कि 10%। तो 550 में 10 कितना हो गया? 55। विधानसभा का भी 10% है, विधान परिषद का भी, राज्यसभा का भी, यानी कि हर एक जगह कोरम कितना है? 1/10। यानी कि लोकसभा में 550 सांसद है तो कम से कम कितना रहेंगे तो संसद चलेगी? मैंने लोकसभा 55, 1/10 मतलब कितना? 25।
और कोरम पूरा नहीं है तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा को स्थगित कर देगा। जैसे कि यहाँ बैठक क्या हो जा रही है, दोबारा बैठक के लिए कोरम हो या ना हो, बैठक होगी, याद किए रहेगा। आगे देखिए भाई, आपका कोरम पर निकल गया। तीसरा खंड देखिए, ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव देगी। तो ग्राम सभा विचार करती है और विचार करके क्या करती है, आपका ग्राम पंचायत को सिफारिश करती है कि गांव में ये कार्य होना चाहिए और सुझाव देती है कि ऐसे कार्य किया जाए। यानी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा मार्गदर्शक मंडल का कार्य करती है, यानी कि ग्राम पंचायत को क्या करती है, दिशा निर्देश दिखाती है। मार्गदर्शक मंडल, मार्गदर्शक यानी कि मार्ग दिखाती है कि ये क्या काम प्रधान जी करें। तो इसीलिए मैं बताया कि ग्राम सभा केवल सिफारिश और सुझाव करेगी। कार्य करना किसका कार्य है, ग्राम पंचायत का, चाहे कार्य ग्राम पंचायत करे या न। बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन आपका देखने में व्यवहार में कम यूज किया जाता है। प्रधान जी अपना करते रहते हैं, ग्राम सभा सिफारिश करती रहे, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन आपका पढ़ना है तो भाई किताबी नॉलेज तो लेना ही है। व्यवहार में भले पूरा प्रधान जी अपने हाथ में रखे हो सकता। तो देखिए, ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती हैं। ये रखना पड़ेगा। ये ग्राम सभा के कार्य कहिए, इन कार्यों को करेगी। तो देखिए किस पर विचार करेगी, सुझाव देगी। पहला, ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, यानी कि ग्राम पंचायत में एक साल में कितना खाते से ग्राम पंचायत के खर्चा हुआ। वार्षिक विवरण का मतलब कितना पैसा आया खाते में प्रधान जी के और कितना पैसा खर्चा हुआ, इस पर विचार करें। दूसरा, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि कोई हो, यानी कि प्रधान जी कहाँ कितना खर्चा किए पिछले साल, इसका लेखा जोखा भी ग्राम सभा में क्या किया जाएगा, पेश। कितना पैसा आया, इतना खर्चा हुआ, ये ऑडिट देख लीजिए, पेश किया जाता है। दूसरा देखिएगा, पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट, यानी कि पिछले साल गांव में कौन विकास कार्यक्रम चालू किए गए थे, आगे कौन विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे, इस पर विचार कौन करेगी, ग्राम सभा। तीसरा देखिए, ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि, यानी कि गांव में आपका सभी लोग आपका एकता और समन्वय बना कर रहें, कोई धार्मिक, जाति या सांप्रदायिक विभेद न हो, बात न हो, इसका भी प्रस्ताव कौन पास कर सकती है, ग्राम सभा। अगला देखिए, ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा मतलब कि ओल्ड लोगों को शिक्षा, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनको गांव में कैसे शिक्षित किया जाए, यानी कि अंगूठा छापों को साइन करने कैसे समझाया जाए और पढ़ने कैसे समझाया जाए, यानी कि जो अंगूठा लगाने वाले लोग हैं उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। सरकार इस पर भी खर्चा करती है। बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया जाए तो कर ही रही है सरकार, आंगनबाड़ी से लेकर तमाम केंद्र खोली हैं। और बूढ़ों को भी पढ़ाया जाए तो ग्राम सभा बूढ़ों को पढ़ाने के लिए आपका ये कर सकती है। तो ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए, कैसे चलाया जाए,
इसकी सिफारिश कर सकती हैं, सुझाव दे सकती हैं ग्राम पंचायत को। कौन? ग्राम सभा। अगला देखिए, ऐसे अन्य मामले जैसे नियत किए जाए का मतलब ये हुआ कि अन्य मामले पर भी विचार कर सकती है, जिसे राज्य सरकार नियम बनाकर ग्राम सभा को अधिकार सौंपे या अन्य मामलों पर क्या करिए विचार। इसके बाद आपका खंड 4 देखिए, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक विचार करेगी। सम्यक यानी कि प्रॉपर मतलब उचित, यानी कि ग्राम सभा ने जो सुझाव और सिफारिश किसको भेजी है, ग्राम पंचायत को, तो ग्राम पंचायत का ये कर्तव्य है कि उस पर उचित रूप से क्या करे विचार। अब विचार करके चाहे तो ग्राम सभा के आपका बातों को मैंने सुझावों को एक्सेप्ट करे या इग्नोर करे, लेकिन विचार करे। अब विचार करेगी, बात नहीं है ग्राम पंचायत कि ग्राम सभा द्वारा सभी प्रस्ताव जो पास किए गए हैं उसको लागू, बात नहीं, विचार करेगी अनुचित रूप से नहीं, कैसे, उचित। 5वां खंड देखिए, लास्ट आपका, ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों यानी कि कार्यों का संपादन करे। कौन कौन आपका करेगी कार्य संपादन? पहला, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना, यानी कि जो समाज के आपका कल्याण के कार्यक्रम है उनके लिए आप स्वैच्छिक श्रम दीजिए, यानी कि स्वेच्छा से आकर काम करिए। और अंशदान जुटाना यानी कि पैसा जुटाना, यानी कि ग्राम सभा ये कर सकती है कि ये नाली टूटा है या ये कह सकते हैं बांध बनाना है, जब सरकार पैसा नहीं दे रही है तो चलो गांव के लोग ही माझी बन जाएं। और माझी जो थे कि आपका बिहार के ना, जो पहाड़ अपना खोद के रास्ता बनाया, हाँ, तो चलो आपका कह सकते हैं कि आओ श्रमदान करो स्वैच्छिक रूप से और बांध बनाया जाए ताकि गांव डूबे न। और अंशदान करो यानी कि स्वैच्छिक रूप से कुछ क्या लगाओ पैसा। तो ये कौन कर सकते हैं कि चलो मैंने आपका सामुदायिक कल्याण हो, आपका गांव का कल्याण हो, इसके लिए श्रम करो स्वेच्छा से। अब बताइए क्या जबरदस्ती काम करवाया जा सकता है कि स्वेच्छा से? और जबरदस्ती करवाया जाता है तो थोड़ा सतर्क रहना है। 1-2 अनुच्छेद और आईपीसी की धारा देखिए भाई आपका। देखिए किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवाया जा सकता, और ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण नहीं तो कौन सा अनुच्छेद हमारा बताता है कि शोषण नहीं? आपका अनुच्छेद 23। और बच्चों के शोषण पर शुद्ध रूप से कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है? 24। अगर जबरदस्ती आप काम कराते हैं तो आईपीसी के तहत वह व्यक्ति दंड का भागी होगा। और आईपीसी की धारा आपका 374 है क्या? हाँ, 374 है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। इसका मतलब ये हुआ कि भाई स्वेच्छा से अगर कोई माने श्रम करना चाहता है तब आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राम सभा किसी को जबरदस्ती कहे कि चलो काम करो, ये संभव नहीं। ये शोषण होगा और किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? अनुच्छेद 23 का। और ये अपराध भी हैं, याद रखिएगा किस धारा में आईपीसी के अपराध हैं? तो 374 आपका अनिवार्य माने विधि विरुद्ध क्या आपका काम करा,
याद रखिएगा। कौन सी आईपीसी की धारा है आपका 354। देखिए अगला भाई, इसमें ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान, यानी कि जो गांव में जो डेवलपमेंट की प्लानिंग चल रही है, योजनाएं चल रही हैं, उसको लागू कराने के लिए हिताधिकारी यानी कि बेनिफिशियरी की पहचान की जाएगी, अनन्यता की जाएगी, शिनाख्त की जाएगी। अब यहाँ आपको एक लाइन समझना है। ग्राम सभा का ये कार्य है कि जो सिलेंडर मिल रहा उज्ज्वल योजना के तहत, जो आपका गरीब है अनाज मिल रहा है, मकान आवास मिल रहा है, तो ग्राम सभा इन हिताधिकारियों या जिनको ये हिताधिकारी बने बेनिफिशियरी, यानी कि जो इससे क्या होंगे, योजनाओं से लाभान्वित होंगे, उनकी पहचान करे। तो आपका वही हाल है कि अंधा बाटे रेवड़ी और चिन्ह चिन्ह के वही प्रधान जी करते क्या सुने होंगे कि जितने प्रधान जी के पास लोग हैं सबका मकान बन गया, शौचालय बन गया, और प्रधान जी जाकर गांव में पहला 2 फावड़ा चलाए। अब फोटो तो सोशल मीडिया पर क्या किए, वायरल, और शौचालय आज तक बन रहा है, लेकिन शौचालय का पैसा क्या हुआ, आ गया 2 फावड़े में, यानी कि निर्माण हो गया। तो कई घोटाला भी हुए हैं शौचालय में कि पैसा पास हो गया, और आपका जो पंचायत राज अधिकारी हैं वो भी कुछ खाया, 2003-2000 प्रधान जी भी खाए, और जिनका शौचालय बनना था वो भी खाए। अब पता लगा कि पहले से ही शौचालय बना है, और आपका फिर पास करा कर क्या किया गया। तो गाँव में बहुत चल रहा है ये सब। पहले से शौचालय लोग अपना बनाए हैं, प्रधान जी से मिले कि भाई भैंस खरीदना है, गाय हो, कुछ उपाय करिए, तो हुआ कि शौचालय बनवाओ, कुछ तुम लगाओ, कुछ ले लो, बेचा 5000, सब खुश रहे भाई। तो ये भी होता है। तो यानी कि ग्राम में किस माने योजनाओं का लाभ किन व्यक्तियों को दिया जाए, जिसकी पहचान ग्राम सभा करती है। तो ग्राम सभा करते हैं, लेकिन प्रधान मानने के लिए बात नहीं है, और ज्यादातर प्रधान अपना मन से ही करते हैं। अंतिम देखिए कार्य, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना, अर्थात ग्राम सभा का ये कार्य है कि गांव में जितनी विकास योजनाएं चल रही हैं उसमें आपका सहायता पहुंचाए कि बाधा पहुंचाए, सहायता पहुंचाए। लेकिन गांव में ज़्यादातर इसके उल्टा ही होता है। अगर रोड निकल रही है, आपको ये है कि भाई 2 कट्ठा दे दीजिए, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं रहता। तो प्रधान जी भी एक उपाय है भाई, मान लीजिए कि आपका रोड निकालनी है, चक रोड निकालनी है, रास्ता निकालना है, मैं बता दूं। तो जैसे शहर में रास्ता निकल रहा है, तो शहर में तो सरकार भाई नोटिस दे रही है, नोटिस के बाद कह रहे हैं कि अपना घर खुद तोड़ लीजिए, इतना नाम जा रही है, नहीं तोड़ेंगे तो इस तारीख के बाद हम आएंगे और क्या करेंगे, जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ेंगे और उसका खर्चा भी लेंगे। तो प्रति घंटा 1200 रुपया जेसीबी का सरकार, और जो आपका मलबा हटाएंगे ट्रैक्टर से उसका भी लेंगे, 600-700 जो भी लगता हो। यानी कि इसलिए लोग देखिए टेलियरगंज इत्यादि शहर में ज़्यादातर जो चीन लगाकर सरकार के अधिकारी गए, प्रेम से लोग अपना धीरे धीरे हथौड़ी छेनी चलाकर क्या कर रहे हैं, अपना घर तोड़कर और घर कर सकते हैं कि सही कर रहे हैं। जैसे ये भी है भाई, यहाँ भी मैंने कोचिंग के बगल में जो रोड है ये भी बढ़ेगी, यहाँ भी 3-4 मीटर और रोड इधर आएगी, तो दुकान वो भी क्या हो रही है, मैंने 3-4 मीटर दुकान पूरी चली जाएगी, और ये जो है बाउंड्री ये और 3-4 मीटर इधर आ जाए। भाई आप ये है कि सरकार, तो अब ये समस्या यानी हम बताएंगे डिटेल में कि आखिर जो ग्राम पंचायत है जिसकी कार्यकारिणी, विशेष कार्यकारिणी है भूमि प्रबंधन समिति, तो ये भूमि प्रबंधन समिति
लैंड एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन सीधे नहीं। ये राज्य सरकार को लिख कर भेजेगी और राज्य सरकार गांव में क्या करेगी, जमीन एक्वायर, लोगों को मुआवजा दे देगी और वही जमीन किसको दे देगी, रास्ता बनाने के लिए भूमि प्रबंधन समिति। क्योंकि जमीन जायदाद का काम आपका ग्राम पंचायत नहीं देखेगी, योजना देखेगी, पंजीयन हो जाएगी, लेकिन भूमि प्रबंधन समिति देखेगी। तो आगे बताया जाएगा क्या कार्य है, तो कैसे जमीन माने कैसे आपका भूमि माने ग्राम पंचायत को जमीन मिलेगी, आपका ये भी बताया जाएगा और कौन कौन जमीनें आपका इनको मिली है। तो आगे है भाई, लेकिन एक भी याद रखिए अंतिम कि ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के माने लागू कराने में ग्राम सभा सहायता पहुंचाएगी कि विरोध करेगी, सहायता, ये आपका कार्य नहीं। इस प्रकार ग्राम सभा का गठन और इनके कार्य क्या हो गए, आपका समाप्त। अब आइए अध्याय 3A ग्राम पंचायत देखा जाए भाई। अध्याय 3 है, पूछा गया तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, अध्याय भी पूछा जा रहा है जैसे। अध्याय 3 है ग्राम पंचायत। पहले ग्राम पंचायत का व्यू बनाइए। ग्राम सभा की कार्यकारिणी या ग्राम सभा की ओर से कार्य करने वाली संस्था गांव में कौन है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनती है, तो प्रधान और मेंबर, किससे मिलकर। ग्राम सभा अपनी सिफारिशें किसको भेजेंगी, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में पूरे गांव के लोग नहीं रहेंगे, कौन कौन अब आ जाएंगे, केवल प्रधान और वार्ड मेंबर। तो देखिए ग्राम पंचायत, और इसका मुखिया कौन होगा, प्रधान होंगे, कौन होगा, और एलएमसी के मुखिया भी कौन होंगे, प्रधान। लेकिन ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी अलग और भूमि प्रबंधन समिति के अलग। तो भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन होगा, लेखपाल। और यहाँ तो भाई पंचायती जो राज अधिकारी होते हैं या दो सचिव होते हैं। देखिए भाई, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब इसी बल पर आगे बढ़ना है। देखिए अध्याय 3 है ग्राम पंचायत। देखा जाए आपका धारा 11A, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है 11A, 11B से भी बना है। प्रधान का निर्वाचन बताइए कैसे होता है, तो 11B भी हम पढ़ाएंगे। इधर की धाराएं मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए भाई पहला 11 ग्राम पंचायत का प्रधान। देखिए पहला नियम क्या है, ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा। बताइए मैं, ग्राम पंचायत का एक क्या होगा, प्रधान नहीं होंगे, जो ग्राम पंचायत के क्या होंगे, अध्यक्ष। दूसरा देखिए, राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को SC, ST और OBC के लिए आरक्षित करेगी। अर्थात इसका मतलब दूसरा खंड से ये निकला कि ग्राम प्रधान के पदों में रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन का आदेश राज्य सरकार देगी। तो किसके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान होगा, SC, ST और OBC। अगला देखिए, प्रतिबंध यह है कि राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC, ST और पिछड़े वर्गों यानी कि OBC के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथासाक माने यथासंभव वही होगा जो उस राज्य में SC, ST या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि SC, ST और OBC को प्रधान के पद में कितना रिजर्वेशन दिया जाए, यथासंभव जहाँ तक संभव हो ये प्रयास किया जाएगा कि इनकी जनसंख्या जितनी है उस अनुपात में उस राज्य में इनको प्रधान के पद के लिए क्या दिया जाए, रिजर्वेशन, सामान्य नियम। लेकिन आपका आगे प्रतिबंध ये है
कि यह जो रिजर्वेशन है यह कुल प्रधान के पदों के से 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगला प्रतिबंध है, यानी कि फिर एक बात समझिए भाई, सामान्य नियम ये निकला कि जहाँ तक संभव हो एससी की जितनी आबादी उस राज्य में है, एसटी की है, ओबीसी की है, उस रेशियो में इनको रिजर्वेशन प्रधान के पदों में दिया है। लेकिन एक प्रतिबंध ये लगा दिया गया कि जो भी रिजर्वेशन दीजिए आप उसमें वह रिजर्वेशन कितने से अधिक न हो, 50% से। कितने से अधिक न हो, 50% से। तो तुरंत संविधान भी जोड़ना है। इस केस में कहा गया कि सामान्यतः आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होगा। इस केस में कहा गया इंदिरा सामान्यतः विशेष परिस्थितियों में इसका वायलेशन हो सकता है। तो वर्तमान समय में तमाम राज्य ये कर रहे हैं कि आपका 50% से अधिक रिजर्वेशन दे रहे हैं और उसमें आपका और 9वीं अनुसूची में डाल दे रहे हैं अपना कानून संविधान के, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमे पेंडिंग है इस बात को लेकर। अभी आप देखिए मैंने बिहार में ही आपका 221 सीट जेएमए निकाला और 221 सीट में आपका कैसे कैसे आरक्षण दिया जाएगा, ये 25 जनवरी को पूरा लिस्ट निकाला आयोग, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। और उसमें 25 जनवरी को जो लिस्ट आयोग ने निकाला कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसमें सब रिजर्वेशन हटाकर 221 के बाद सब हटा दीजिए तो आपका 55 सीट बची है। यानी कि मात्र कितना, 55 सीट बची है। अब आप सोचिए कि 55 सीट में ही आप फाइट करेंगे भाई, कितने सीट में? अब लोग कहेंगे 221 है, 221 नहीं, केवल आपके लिए कितना है, 55। यानी कि सरकार है आपका छल बल कल, यानी कि किसी तरह से आपका ये सोच रही है भाई आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, बढ़ा भी रहे हैं। मोदी जी ने भी 10% आपका दे दिया कि आपका आर्थिक रूप से क्या कमजोर व्यक्तियों को मिलेगा। अब उसकी पहले मेरिट कम जाती थी, अब तो भर ही नहीं रहे लोग, क्योंकि अलग अलग मेरिट बनेगी और उसकी मेरिट अब क्या हो रही है, हाई। ज़्यादा लोग बनवा लिए सर्टिफिकेट, शुरुआती दौर में जो लाभ उठा लिए, अब तो 10% में डालेंगे तो उसी में फाइट करेंगे। इसका मतलब फिर एक बात समझिए, इंदिरा साहब इसीलिए मेरिट पर जे की हाई जाएगी बिहार की 165 70 अनुमान 160 जो बताया जा रहा था, बिहार जे की प्री की मेरिट आपका 170 प्लस भी जा सकती है, क्योंकि आपका 55 ही सीट में तो मेरिट बनेगी और 55 का 10 गुना हुआ 550। यानी कि बाहरी राज्यों के केवल कितने लोग आपका, और वहाँ के भी जनरल और बाहरी जनरल कितने होंगे, 550। 550 में ही तो आपको फाइट करना है। तो क्या इतने लड़के गए थे, क्या 550 ही तो प्री में निकलेंगे? उसमें भाई आपका इसलिए मेरिट आपका हाई जाने की संभावना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 160 62 पर हो जाएगा, बताया जाता है, लेकिन जो लिस्ट आ गई तो आप भी देखिए कंपटीशन कटिंग होता जा रहा, मैं बता दूं। और कई लोग आकर कहे कि इस बार आप मैंने इतना पढ़ा दिया है आपने बिहार में कि दिल्ली वाले परेशान हैं, 145 50 55 तक ही बिहार जेमे कर दिया है। कई लोग मिलते रहते हैं ट्रेन में, और कई लोग आकर कहे कि आप मैंने, और ये वास्तव में यहाँ के लड़के 172 75 मेरिट हाई करके आए हैं कुछ लोग। और यह है कि कुछ लोग जो नए हैं मेहनत करें, कुछ समय लगता है, धीरे धीरे आपका लाभ कवर होगा, एक बार में नहीं। अब चाहे कि एक ही दिन में हम 172 पार कर ले तो नहीं, 6 माह 7 माह लगातार पढ़िए तब जाके कुछ होने वाला है। नहीं तो लाखों हजारों लोग आपका तैयारी कर रहे हैं और हजारों में कुछ अलग होंगे तभी आप आगे बढ़ें।
अब बिहार एपीओ में 553 है सीट है, लेकिन जनरल के लिए 148 है। तो आपको फाइट 148 में करना है। वो तो लॉलीपॉप कोचिंग वाले दिखा रहे हैं 553 553, तो 553 आपके लिए नहीं है। कितना है आपके लिए? 148। तो देखिए भाई आगे आपका, देखिए आपका यानी कि कुल मिलाकर आपका राज्य सरकार आदेश द्वारा SC ST और OBC के लिए प्रधान के पदों में क्या करेगी? रिजर्वेशन। लेकिन जहाँ तक संभव हो ये रिजर्वेशन उस राज्य में उनकी आबादी के अनुसार होगा, लेकिन ये रिजर्वेशन कितना % से अधिक नहीं होगा? 50%। कितना %? यानी कि 100 प्रधान के पद है तो 50 रिजर्व और 50 आपका रिजर्व में। अगला देखिए, तीसरा खंड देखिए भाई, 2-4 मिनट और देखिए, कम से कम ये खत्म हो जाए। उपधारा 2 के अधीन आरक्षित प्रधान के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अनुन्य मतलब कि कम नहीं, पद यथास्थिति SC ST और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और चौथा देखिए, प्रधान के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अनुन्य पद जिसमें उपधारा 3 के अधीन आरक्षित पदों प्रधानों के पदों की संख्या भी सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और ये जो आरक्षण चलेगा ये चक्रानुक्रम से यानी कि सर्किल वाइज चलेगा, यानी कि भाई एक ही गाँव हमेशा आरक्षित नहीं रहेगा, सर्किल वाइज चलेगा। और आपका ये आरक्षण कब तक रहेगा? अनुच्छेद 334 में जो समय है। लेकिन पहले महिलाओं को बता दिए, इतना लंबा न चला लगातार। देखिए पहला जो खंड इसके पहले यानी कि खंड नंबर आपका 3 हम पढ़ा है, तो पहले खंड 4 से उठा दे, सबसे अच्छा रहेगा। लास्ट में को लाइन देखिए, खंड 4 से उठा दे। मान लीजिए 99 सीटें हैं टोटल उस जिले में या मंडल में, तो जो 99 सीटें हैं, पहला एक लाइन याद रखें कि इसमें आरक्षण कितने से अधिक नहीं होगा? 50% OBC SC और ST। इसके बाद इन 99 सीटों में 1/3 जो होगा वे सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। इसके लिए यानी कि महिला प्रधान ही जीतेगी। और महिलाओं में भी आपका इसमें आपका रिजर्वेशन होगा, यानी कि महिलाओं में अगर 35 सीट निकली तो 50% रिजर्वेशन। तो आपका मान लीजिए हम 16.5 बनाते हैं, आपका जो 16.5 सीट है वह महिलाओं में अनारक्षित हो, और जो 16.5 सीट बचती है वह सीट आपका रिजर्व हो, वो उसमें रिजर्व होगी। और उसमें आपका OBC SC और ST की महिलाएं आएंगी। तो देखिए एक उदाहरण थोड़ा कल हम बताएंगे, जैसे कि OBC का मान लीजिए 27% आरक्षण, तो इस 27% के अंदर 1/3 भाग यानी कि 9 प्रधान 9 27 1/3 इसके अंदर किसको रिजर्वेशन दिया जाएगा? महिलाओं। यानी कि 27 में से जो 9 प्रधान चुनी जाएंगी 9 गांव में, वह कौन चुनी जाएंगी? महिलाएं। वहाँ पुरुष खड़ा नहीं हो सकते, ये भी याद रखें। OBC कैटेगरी की महिलाएं ही वहाँ केवल चुनाव लड़ सकती, पुरुष नहीं। ये भी सतर्क रहे। OBC के लिए तो OBC, SC के लिए रिजर्व है तो SC की महिला, ST के लिए है तो भाई गांव में लास्ट में बता दिया जाए। प्रधान पति कहे जाते हैं, सुने कि नहीं? मैंने प्रधान पति का मतलब कि ये प्रधान जी के हस्बैंड हैं और इनकी पत्नी प्रधान है, तो पत्नी कभी सामने नहीं आएंगी। और प्रधान जी क्या करते हैं, जहाँ जहाँ प्रतिनिधि बनकर, और लोग पत्नी का मतलब कि आपका पति को ही मान लेते हैं प्रधान जी, लेकिन कई लोग प्रधान पति कहते हैं। पति मतलब ये प्रधान जी के क्या है? हस्बैंड हैं। और प्रधान जी की ओर से क्या किए हैं?
आए हैं भाग लेने, वैसे कह लीजिए तो सीपी से चला जाए, कल इसको आगे बताया जाए। भाई 1-2 दिन बाद लिखवाया जाएगा, तो हो जाए क्योंकि 4-5 दिन में निपट जाएगा। तो एक कहीं बाद लिखवाया जाए, क्या बीच में लिखवाया जाए, 3-4 दिन सब से निपट जाएगा। क्योंकि ज़्यादा चल ही रहा है, क्योंकि भाई आप